नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डलते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार पुलिस का सिपाही निकला करोड़पति। ईओयू 9 ठिकानों पर कर रही छापेमारी। कोरोना डेंगू पर बोले स्वास्थ्य मंत्री। मधुबनी के संक्रमित की हो रही जांच, अन्य मरीजों पर भी है नजर। अररिया में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 दोस्तों की हुई मौके पर मौत। और हम पार्टी कार्यालय में जनता दरबार का हुआ आयोजन, कई मामलों का भी हुआ निष्पादन। अब खबरें विस्तार से। बिहार पुलिस का एक सिपाही करोड़पति निकला है। आर्थिक अपराध इकाई भ्रष्ट सिपाही के 9 ठिकानों पर छापेमारी में जुटी है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज सिपाही संख्या 2187 के ठिकानों पर छापेमारी कर रही। ईओयू की तरफ से जानकारी दी गई है कि पटना जिला बल का भ्रष्ट सिपाही अपने पद का दुरुपयोग करके स्वयं व अपने परिजनों के नाम पर करोड़ों की परिसंपत्ति अर्जित की है, जो उनके लोक सेवक अवधि में प्राप्त आय से काफ़ी अधिक है। सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज किया है, जिसके बाद 9 विशेष टीमों का गठन किया गया है। प्रारंभिक जानकारी में सिपाही के पास है 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रक और पटना में आलीशान बंगले की बात भी सामने आई है। सर सर के द्वारा एक और लेटर भेजा गया सर इनकम टैक्स कमिश्नर जमशेदपुर को। वेद प्रकाश जो इसमें एक्यूज है, 3 पैन कार्ड यूज करना, तो इस संबंध में सर के स्तर से भेजा गया। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। उन्होंने जनता की समस्या सुनी और अधिकारी से बातचीत कर उनका निवारण भी किया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने मधुबनी में बड़ी संख्या में मिले कोरोना संक्रमित पर स्थिति स्पष्ट की। के कार्यक्रम में कहीं दूसरे जगह, बट जैसे होता है मॉब में तो है, तो बिना मतलब का परेशान हो जाएगा, बिना मतलब में जेल हो जाएगा तो और माहौल खराब होगा। और घटना की जानकारी है, क्या हुआ था, एसपी गए थे वहाँ, बता रहे हम गए थे, हमारे ध्यान में सब कुछ है। इसको भिजवा भी दो एसपी के ऑफिस से। उसके बावजूद सीएस बोले भी है, लेकिन नहीं, आप यदि डेंगू के डेटा को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष डेंगू के जो मरीज हैं वो अगस्त से अक्टूबर तक प्रतिवेदित होते हैं, और इसमें से 70% लगभग केसेज जो होता है वो पटना से होता है, जो पूरे राज्य का होता है। और पिछले सालों की तुलना में इस साल जब आप अगस्त और सितंबर का डेटा देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीज कम प्रतिवेदित हुए हैं, नंबर 1। पटना में भी जिस प्रकार से डेंगू के मरीज आते थे और उनका इलाज होता था वो नंबर कम है। इसके बावजूद हमारे सभी बड़े अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सर, मध्य प्रदेश में स्कूलों के सिलेबस में रामायण और गीता की अचानक से देखिए, मधुबनी के संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वहां के जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई है और कल देर रात ही जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों के बारे में सूचना आ रही है उसका जांच होने के लिए, RT-PCR जांच होने के लिए उन सभी लोगों का गया है, क्रॉस चेक हो रहा है। और जब ये क्रॉस चेक का रिजल्ट आज देर शाम तक आएगा तब सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिदिन जो मरीज प्रतिवेदित होते हैं उसकी सूचना दी जाती है। परसों मधुबनी से 8 की संख्या में प्रतिवेदित हुआ था, जो स्वास्थ्य विभाग से डेली शाम को जो हमारे सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पे अपडेट होता है उसमें वो जानकारी थी। कल भी 1 मरीज मधुबनी से होने का अपडेट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी आ रही है उसका पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, क्रॉस जांच हो रहा है, उन सारे लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और उनके RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगा। जो रिपोर्ट आएगा वो मान्य होगा। सर, पूरे बिहार से जो टेस्ट होती है लगभग एंटीजन टेस्ट ही होता है, जिसके कारण लाखों लोगों का रिपोर्ट जो देते हैं वो RT-PCR के द्वारा तो आता नहीं है। RT-PCR भी जांच होता है। जब कहीं कोई ज़्यादा संख्या में चीज़ दिखाई पड़ता है अचानक से, तो उसकी स्पष्टता के लिए निश्चित रूप से हम फाइनल एक बार टेस्ट करते हैं। ऐसे रैंडमली जो सामने आता है
वो नंबर हम सब आप लोग के सामने डालते अभी हैं। जो परिस्थिति आ रही है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कितना नहीं, हम अलर्ट है ना। यदि ये भी खबर आई आपको तो स्वास्थ्य विभाग के अलर्टनेस के कारण आया है। ये हिस्ट्री क्या है सर? ये लोग बाहर से आए थे या किस तरह से? नहीं, अभी जब तक ये RT-PCR का रिपोर्ट शाम तक आना है, जब तक ये नहीं आता है मैं अभी नहीं बोलूंगा। मेरी जिलाधिकारी से बात हुई है, मधुबनी के जिलाधिकारी स्वयं इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगा, हाँ, जो जांच हो रहा है वो राज्य के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पे जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अधिक से अधिक लोगों का जांच किया जाए। और आप लोग देखते होंगे कि रोज हम लोग 1.25 लाख 1.5 लाख जांच करते हैं, किसी किसी दिन 2.25 लाख भी जांच करते हैं। तो यह रेलवे स्टेशनों पर भी, हवाई अड्डों पर भी ये सारी जांच की जा रही है। अभी पर्व त्योहार का मौसम आ रहा है तो इसलिए हम लोग विशेष सावधानी रखें। साथ ही देश के जिन राज्यों में, कुछ 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एक्टिव नंबर ऑफ केसेस दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है, वैसे राज्य हैं केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है। तो ऐसे राज्यों से आने वाले लोगों पे विशेष नज़र हमारे तरफ से रखी जा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग निकल जा रहे हैं, तभी इन लोगों का स्पष्ट नहीं पकड़ में आया ना आप लोगों को स्टेशन से। पकड़ में आया तभी ना RT-PCR जांच हो रहा है। उन लोगों को क्वारंटाइन किया। साथ ही राजद के प्रशिक्षण शिविर पर भी तंज कसा है। राजद की जिस चीज़ के लिए ख्याति रही है, कहीं उसका प्रशिक्षण तो नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रामायण गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर भी अपना बयान दिया है कि इतिहास के पन्नों में सब कुछ रहता है, गीता रामायण आज हर घर में है। क्या बिहार में भी इस तरह का कुछ? देखिए, इतिहास के पन्नों में सब कुछ जो पढ़ा जाए, जो जाना जाए, वो सब कुछ उचित है और इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो हर घर में आज रामायण रहता है, गीता रहता है, महाभारत रहता है। तो ये सब तो इतिहास है, इस देश की इतिहास है, परंपराओं की जानकारी रखना। तो इसमें गलत क्या है? जितने लोग रखे अच्छी बात है। बिहार में भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जितने लोग इतिहास की जानकारी रखें, इतिहास के बारे में बताए। जो बच्चा जन्म लेता बेचारा, उसको क्या मालूम कि यह देश, इस देश की संस्कृति कितनी पुरानी है? तो आखिर तो वो इतिहास से ही पढ़ता है ना। पाठ्यक्रम में सब शामिल किया जाना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश ने किया। तो मैंने कहा कि इतिहास की जानकारी तो सबको होना ही चाहिए। सिलेबस में तो आना चाहिए। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ और मानता हूँ कि इतिहास की जानकारी जितने लोगों को होगी उतना बेहतर होगा। अपने देश के परंपराओं के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में सबको जानकारी होना ही चाहिए। जाना जाता है या जिस कार्य के लिए ख्याति है, तो राजद के कार्यशाला पर थोड़ा आप लोग नजदीकी नजर रखिएगा कि वहाँ किस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या लगता है सर, किस चीज का? आप जिस चीज के लिए प्रख्यात रहा, आप लोग जाते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। पाठशाला नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं। हाँ, तो वो कैसे जाने दिया जाएगा? वहाँ क्या हो रहा होगा, थोड़ा नजदीकी नजर रखिए आप लोग। चूंकि जिस चीज के लिए राजद की ख्याति रही है, चाहे वो शासन में रहा हो तब या शासन के बाहर रह के भी, और प्रशिक्षक कौन कौन है ये भी जरा पता कर लीजिएगा। प्रशिक्षण देने वाले कौन लोग हैं और उनका इतिहास क्या रहा है, सब पूरा पता कर लीजिएगा। तो अच्छा, प्रतिपक्ष पाठशाला लगा रहे हैं। नहीं तो सब मैं यही कह रहा हूँ कि नजदीकी नजर आप लोग रखेंगे तो जनता को सही बात पता लगेगी। अब क्या क्या चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जो अंदर होगा वही बताएगा, और जो जैसा प्रशिक्षक होगा वैसा प्रशिक्षण देगा। तो प्रशिक्षक कौन है ये बहुत महत्व का विषय है। दूसरा, जो विषय होंगे स्वाभाविक रूप से विषय वही होंगे जो उस पार्टी की कार्य संस्कृति, कार्य परंपरा, पहचान रही है। तो कार्य संस्कृति, कार्य परंपरा और पहचान क्या रही है ये राज्य की जनता भी जानती है, आप मीडिया के साथी भी जानते हैं। हम भेज देते हैं बाबू, तुम जाओ ना, तुम्हारा हो जाएगा। और एक आदमी है जी, बिल्कुल चलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के आवास पर जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है। तो वहीं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व लघु जल संसाधन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, दानिश रिजवान, फैज सिद्दीकी,
अमरेंद्र त्रिपाठी इस मौके पर मौजूद रहे। तदुपरांत हम 100 एकड़ जमीन जो है वितरण योग्य है, वैसे ही फर्दावाली सब जो करके खा रहा है, तो हम लोग इसके वितरण कहाँ तक सही मानते हैं। देखिए, ऐसी प्रशासनिक लापरवाही नहीं है। हमने आपने बोला ना कि जो गरीब होता है, गरीब व्यक्ति जो होते हैं, जो अपनी बात को मुखर रूप से रख नहीं पाते हैं, और आज भी बिहार में थोड़ी बहुत ऐसा है हेजिटेशन है लोगों के अंदर, जो खास करके गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो हमारे पास अपनी समस्याओं को बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बहुत आसानी से बोलते हैं। हम लोग को अपना समझते हैं। हम लोग का एक जुड़ाव है गरीबों के साथ। वो हो सकता है कुछ स्तर का जुड़ाव अधिकारियों के साथ नहीं है, उनके पास जाने में कतराते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो लापरवाही करते हैं। जब हमारे तरफ से हमारे संज्ञान में आता है, हम उनको प्रेषित करते हैं, तो वहाँ पर उनको उचित मिलता है। जो भी न्याय होना चाहिए, जो भी उसके लिए कार्य होना चाहिए, वो सारा चीज़ उनको मिलता है और निष्पादन होता है, मामले का निष्पादन होता है। परिवार में एक समस्या की बात नहीं करी जा सकती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं की बात आती है। इसमें जमीन का जो है कोई समस्या होगी तो मुझे बता देना है, कुछ लाभ मिलता है वो नहीं मिल रहा है, वो है जो मुख्यमंत्री आवास योजना चाहे रोजगार योजना, ये सब पर है। अभी जैसे एक महिला के विषय, महिला सेकंड पत्नी है, उस 500 लिखे हैं उनका, और उनका बड़ा बेटा जो पहले घर से था उनका जमीन बेच दिया, तो संबंधी भी हम लोग के पास हो गया है। हम लोग उसको प्राइवेट सेक्रेटरी को देखा करने के लिए वहाँ पे कीजिएगा, ये से बात कीजिए ताकि क्या बात है, अगर नहीं हुआ तो पुलिस में खबर कीजिए। इस तरह की समस्या आती है। एक समस्या नहीं है, कहीं बाढ़ का है, कहीं सुखाड़ का है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का है। एक ही बात आती है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमको दिया जाए, नौकरी दिया जाए। हम लोग रिकमेंड करेंगे जिस विभाग से संबंधित है उसको, और करना न करना उन्होंने काम है। हमको अथॉरिटी नहीं है कि ऑर्डर देंगे, लेकिन रिकमेंड हम करेंगे। जहाँ जरूरत होती है वहाँ से रिकमेंड करेंगे। अभी देखिए सुपौल के एसपी से हम बात करना चाह रहे हैं, नहीं लगा तो एप्लीकेशन रख लिया, और हम उनसे बात करेंगे, खबर करेंगे जो एप्लीकेशन की है। कई लोग जो आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, तो जनता दरबार में गए थे, वहाँ पे सीएम काउंसिल गए थे, लेकिन वहाँ पे समस्या का समाधान केवल आश्वासन मिला, एक उम्मीद के साथ आपके पास आए। हमको ऐसा नहीं, आज के बारे में नहीं मालूम रहा है, लेकिन इसके पहले कुछ मुख्यमंत्री के नाम गए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनका, तो कैसे मुख्यमंत्री से बात करें? मुलाकात हो चुकी है, तो मुलाकात में तो मुलाकात में कोई भी चाहिए, उनके पास पदाधिकारी आते हैं, सब विभाग के पदाधिकारी को उन्होंने कह दिया होगा, आदेश दे दिया होगा कि इसका काम देख लो, और अंदर कंसिडरेशन होगा। उस तरह से दोनों में वैसे होता है, डिस्कस होगा, कोई बात नहीं। इसलिए प्रयास है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया है, उसको जल्द करवाइए। हम लोगों के पास है, हम लोगों के संज्ञान में बात आती है, चाहे खिलाफ हो या उसको टेलीफोन पर बता देते हैं। अब करना न करना उस पर है। उसमें भी कहते हैं कि आप आज हम दिया है या लिख के देंगे, तो अगला जो जनता दरबार हम लोग का है उसको छोड़ करके उसके अगला दरबार में लाइएगा। जो मैं रसीद आपको देते हैं कि हाँ आपका काम कर लिया है, तुम्हारा गया है, इसको लेकर के आएंगे, तो फिर उसी लेटर के हिसाब से हम पदाधिकारी से बात करेंगे कि हमारा पत्र प्रभाव गया था इस टाइम में, आपने क्या कार्रवाई की है, अगर न कार्रवाई की है तो वहीं हम पार्टी में जनता दरबार के बाद बसपा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद कलबुद्दीन साहब का हम पार्टी में मिलन समारोह भी आयोजित किया गया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीताराम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की मौजूदगी में हम पार्टी का सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव कमालुद्दीन साहब सहित मोहम्मद निहाल, रशीद आलम, संतोष राम प्रवेश पंडित, सुजीत कुमार सहित कई साथी आज जीतनराम मांझी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तानी राजद पार्टी का प्रशिक्षण सह सम्मान शिविर का आयोजन किया गया है। पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर के यह प्रशिक्षण शिविर बुलाया गया है। पटना स्थित तेजस्वी यादव के पोलो रोड आवास पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने राजद के प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन किया है। मौके पर नेता प्रतिपक्ष के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह, श्याम रजक भी इस मौके पर मौजूद रहे।
बड़ी खबर बिहार के अररिया से आ रही है, जहां एक सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पांचों युवक हुंडई कार पर सवार होकर अनंत मेला से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर के पानी से भरे गड्ढे में पलट गई है। इस हादसे में कार पर सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा पलासी थाना इलाके के कलियागंज मार्ग डाला मोड़ पर हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू किया। मेरे क्षेत्र पलासी में बड़ा ही दुखद और निर्दयी घटना घटी है और बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि 5 लोग 3 बजे रात में रोड किनारे से चल रहा था, पता नहीं क्या कैसे हुआ नहीं हुआ, नींद के कारण बगल में गड्ढा था पोखरा टाइप का, उसमें गाड़ी चली गई जैसा पता चलता है, जानकारी मिल रही है, और उसमें 5 आदमी की मृत्यु हो गई। और सुबह में जो लोग जब रोड पर निकला तो देखा कि एक कार दलकच्चू में घुसा हुआ है पानी में, तो निकाला तो 5 व्यक्ति मृत पड़ा था उसमें। तो इस तरह का घटना घटने से काफ़ी लोगों में अफसोस है और निश्चित रूप से यह एक्सीडेंटल है, दुर्घटना घटी है और बड़ा दुखद है। हम ऐसे परिवार को जिनके परिजन मरे हैं, मृत्यु हुई है, निर्धन हुई है आकस्मिक घटना से, उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में ताकत दे, उनको और इस दुख को सहने का उसको ताकत दे, ताकि और भगवान उसके ईश्वर में उसकी आत्मा को शांति। मुआवजा वगैरह भी मिलना है लोगों को? निश्चित रूप से सरकारी मुआवजा जो मिलता है वो मुआवजा उसको मिलेगा, वो सब दिलाएंगे हम लोग। अब तो वही हम लोग कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि उसको सब मुआवजा वगैरह मिलेगा ही। देखिए, ये बहुत ही हृदय विदायक घटना है। पता चला कि सुबह में मतलब ये लोग कहीं अनंत पूजा से आ रहे थे, तो अचानक गाड़ी वो नियंत्रित होकर पानी में पलट गई, जिस कारण ये घटना घटी है। कितने लोगों की मौत हुई सर? अभी तक तो 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है इसमें। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 6 लोग सवार थे गाड़ी में। तो मरने वाले कहाँ के सर? मरने वाले आसपास के ही लोग हैं, सब यहीं पे बगल के जी। यह नज़ारा है पटना से सटे बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत अलीपुर बिहटा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास का, जहां गंदे जल की जल जमाव से ग्रामीणों को घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है, क्योंकि पानी का निकासी सही नहीं होने के कारण पूरे गांव का पानी सड़क से होते हुए स्कूल से महज कुछ ही दूरी पर अवस्थित एक गड्ढे में गिरता आ रहा है, जो इन दिनों ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि गड्ढे भी अब लबालब भर चुके हैं। गाँव से निकलने वाले गंदे पानी को लेने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण ग्रामीण सड़क पर झील में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों को घुटने भर बजबजाते गंदे नाले की पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है। वहीं बख्तियारपुर दुर्गा मंदिर के पास बख्तियारपुर स्टूडेंट यूनियन के दर्जनों युवा छात्रों ने बीते दिनों हुई छात्रा सुप्रिया हत्याकांड के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला है। इस दौरान छात्रों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर शहर का भ्रमण करते हुए बिहार में गिरती कानून व्यवस्था, महिला की सुरक्षा और बेटियों के साथ हो रहे घटनाओं की आलोचना भी की।
सुपौल के बैरो पंचायत वार्ड नंबर 9-10 के बीच निकलने वाली सड़क बेरो से सोतापुर मंडल टोला बरसेरा सीमा तक जाती है, जिसे राज्य योजना अंतर्गत नवाड योजना से सड़क निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन सड़क निर्माण कार्य अब तक नहीं होने से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं मोहन कुमार मंडल ने बताया कि सड़क की समस्या से स्थानीय विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव को अवगत कराया गया, उसके बावजूद वो कुछ भी कदम नहीं उठा रहे हैं। बच्चा मोहन चौधरी, घर बेरो, वार्ड नंबर 12। क्या समस्या है? क्यों रोड के बारे में समस्या है। क्या हुआ रोड में? रोड बन रहा ही नहीं रहा है। कितने दिन से लगभग नहीं बन रहा है? करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से? हाँ। अब तक नहीं पूर्ण हुआ है रोड? नहीं। आज आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? ये आपको सुपौल राजनपुर मुख्य सड़क मार्ग से राघोपुर सोतापुर की तरफ सड़क जाती है, सोतापुर मंडल टोला की तरफ, जिस सड़क की स्वीकृति नाबार्ड योजना के तहत 2008 में ही की गई थी, 2018 में, और 2019 स्वीकृति के बाद जो है कार्य समाप्ति की तिथि 2019 है, जबकि अभी तक इस पर ठेके संवेदक के द्वारा जो है इस सड़क पर मेटल कुछ कहीं कहीं गिरा दिया गया है, और कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, जहां पर आने जाने वाले लगभग जो है कितने लोग का पैर टूटा है, टांग टूटा है गिरने से, स्लिप करने से, जाने आने के लायक रास्ता भी नहीं है। और इस बात को लेकर हम लोग स्थानीय विधायक सह मंत्री श्री विजेंद्र बाबू के पास भी जानकारी में दिए हैं, उनको भी नॉलेज में दिए हैं कि सर इस सड़क पर काम क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। अब देखते हैं मंत्री जी क्या सुनवाई करते हैं। क्या लिखित आवेदन कहीं लगा? नहीं, हम लोग मौखिक में बोले हैं मंत्री जी को। जी, आपका नाम? जदयू में भी जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी उपस्थित हुए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के शिक्षा विभाग क्या कदम उठाएगा, क्या कुछ तैयारियां करेगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही राजद के प्रशिक्षण शिविर को लेकर के और मध्य प्रदेश में बच्चों को सिलेबस में गीता रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, इसे लेकर के भी पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या बिहार में ऐसा कुछ होगा, जिसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक हमारे पास नहीं आया है। अभी बिहार सरकार के पास कोई ऐसा विचार प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इतिहास हमारी है और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने तो अच्छा होगा। तो वो कह रहे हैं तो जानना चाहिए, किसी को कोई मना तो किया नहीं है, वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, सबको जानना चाहिए। रामायण गीता पढ़ने से किसी को रोक है क्या? हम लोगों का बिहार सरकार का मानना है कि कोई धर्म शास्त्र हो उसमें अच्छी ज्ञान की ही बातें होती हैं, और किसी धर्म शास्त्र को किसी धर्म के लोग पढ़ें, वो ज्ञान की ही बात उससे प्राप्त करेंगे। चाहे गीता रामायण दूसरे धर्म वाले पढ़ें या दूसरे धर्म के धार्मिक पुस्तकों को कोई हम आप पढ़ें, उससे अच्छी चीज़ें ही आती हैं। किसी धर्म या किसी धार्मिक किताबों में कोई गलत बात नहीं होती है, इसलिए कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका माने अच्छी बातों का प्रचार चाहते हैं, तो इसलिए वो फिर अलग किसी चीज़ को अलग, उसके बारे में तो हमने बता दिया ना कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव आएगा तो कैसे मंजूरी? फिर अभी कहे विचार ही नहीं है, कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ठीक है, चलिए। सर, जदयू का राजद का सर आज प्रशिक्षण शिविर चल रहा है सर, वहाँ से आ गए। कोरोना का मामला फिर से बढ़ता जा रहा है। मधुबनी में कुछ लोगों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। पर्व के टाइम में बहुत सारे लोग बिहार से बाहर आएंगे, तो इसके लिए सर क्या कुछ किया जा रहा है और स्कूलों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया जाएगा? देखिए, यह बात सही है कि कोरोना का मामला कुछ ज़िले में और ख़ास तौर से मधुबनी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यह हम सब के लिए चिंता की बात है, और शिक्षा विभाग भी और सरकार इस पर पूरी मुस्तैदी हम लोग बरत रहे हैं। और किस परिस्थिति में ये बढ़ा है, क्योंकि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें सामान्य रूप से ये बात आ रही है कि किसी खास जगह बाहर से कुछ लोग लगातार आ रहे थे,
उनके माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण की बात प्रकाश में आ रही है। तो उसमें दोनों तरह के एहतियात जो है, एक तो जहां संक्रमण हो गया है उनको आइसोलेशन में डाल के और बाहर से कहीं से कोई आ रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रख के उनको पहले जांच करा के फिर लोगों से मिलने जुलने की इजाज़त देने के विकल्पों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और अभी तक की जो स्थिति, कल क्या होगा कोरोना के बारे में ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, एक आध दो जो अलग अलग इंडिविजुअल केसेस हैं उसको छोड़ के स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। हालांकि मधुबनी और एक आध जगह बढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उन पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद करना चाहिए। राजधानी पटना के एक निजी होटल में रॉयल फिल्म एंड एंटरटेनमेंट तथा एसएसपी प्रोडक्शन की तरफ से बीफा भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड की घोषणा के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस अवार्ड शो के दौरान लगभग पूरा बॉलीवुड को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के कई बड़े नाम पटना में मौजूद होंगे। इस अवार्ड शो में बॉलीवुड के कई गण्यमान्य कलाकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही अपनी भाषा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के समस्त ख्याति प्राप्त कलाकारों को भी पुरस्कृत एवं सम्मानित करना ही हमारा लक्ष्य है। शो के माध्यम से हम यह भी दर्शाने का प्रयास करेंगे कि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज और बिहार की अपनी संस्कृति कितनी धनी है। शो की भव्यता का ख्याल रखते हुए आयोजक दीपक ठाकुर, राजीव रंजन एवं सुधींद्र कुमार वर्मा। हम लोगों ने बचपन से देखा है फिल्म फेयर अवार्ड शो हो रहा है, स्क्रीन अवार्ड शो हो रहा है, लेकिन वो सब चीज़ें मुंबई में होती थी। हम लोगों की ये सोच थी आपस में कि बिहार में भी कुछ ऐसा हो ताकि बिहार में कला संस्कृति सबको प्रश्रय मिले, लोग इसकी ओर भी मुखातिब हो, न कि केवल एक IAS बनने का सपना, इंजीनियर, डॉक्टर, उसी के बीच हमारा युवा वर्ग रह जाता है और इसमें भी बहुत संभावना है। तो इस क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड शो को किया गया है ताकि बड़े बड़े सिने स्टार हिंदी भोजपुरी सब के जो पटना में आएंगे उनका प्रदर्शन होगा, अवार्ड सेरेमनी होगा, लोग मिलेंगे, देखेंगे और उत्साहित होंगे कि हमें भी उस चीज़ में जाना चाहिए। बिहार केवल एक सुशांत सिंह राजपूत या एक शत्रुघ्न सिन्हा तक सीमित होने की क्षमता रखने वाला राज्य नहीं है। इस 12 करोड़ आबादी से बहुत लड़के लड़कियां हैं जो अपना नाम रोशन कर सकते हैं, बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी सब को लेकर के एक वृहद 2 दिवसीय आयोजन यहाँ पे बापू सभागार में करने की योजना है मध्य नवंबर। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें भोजपुरी के और हिंदी के कई मशहूर कलाकार हैं जो उपस्थित होंगे और शिरकत करेंगे। अवार्ड सेरेमनी होगी, जैसा हम लोग टीवी में अभी तक टीवी में देखते आ गए, लेकिन हमारे बिहार के लोग के लिए ये नहीं था संभव सबके लिए। इसको अब मालूम हो कि बीते दिन दिल्ली में 2 संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कई स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया था। तो वहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन को भी अलर्ट किया गया है, जिसे लेकर रेल एसपी के निर्देश पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर RPF के द्वारा स्क्वाड डॉग के साथ पूरे जंक्शन पर जाँच अभियान चलाया गया। यह जाँच अभियान जंक्शन और ट्रेनों में किया गया है। रेल थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने बताया कि पिछले दिन दिल्ली में 2 संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसे लेकर के पूरे बिहार को अलर्ट किया गया है। पिछले दिनों दिल्ली में 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसके आलोक में हम लोग को अलर्ट किया गया है और SP सर का आदेश हुआ है कि चेकिंग करने का, जिसके आलोक में हम लोग प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेन में चेकिंग कर रहे हैं। किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं उसको लेकर? बस सुरक्षा की दृष्टिकोण से किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ ना हो, ये सब का चेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि अप्रिय घटना ना घटे, इसके लेकर हम लोग चेकिंग चला रहे हैं। किस तरह का अलर्ट जताया गया सर, क्या संभावना बताया? 2 संदिग्ध पकड़ाया है आतंकवादी टाइप का, उसी के कारण हम लोग अलर्ट मौजूद है। यात्रियों की भी चेकिंग की जाएगी? हाँ, वो तो होता ही है। अवैध वस्तु की भी जाँच की जा रही है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।